हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस चल रही हैं। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये ऑनलाइन पेपर है। 7 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसी का एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्त तक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं गद्यांश की। लोगों का शोर, ध्वनि यंत्रों का शोर, वाहनों का शोर, उद्योगशालाओं का शोर, इन सब ने वातावरण को शोर शराबे से युक्त कर दिया है। प्रश्न है कि इस मारक रोग से कैसे बचा जाए। वैज्ञानिक इसके लिए अनेक वर्षों से चिंतित हैं। इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। यदि कल कारखानों में, उद्योगशालाओं में, गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध किए जाएं कि केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य कण अथवा विषैली गैसें बीच में ही अवशोषित की जा सके, तो प्रदूषण रुक सकता है। वाहनों की धुआं निकास यंत्रों को भी इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उनसे अनावश्यक कार्बन बीच में ही रोका जा सके। कल कारखानों से निकलने वाले अपद्रव्यों को नदियों में ना मिलाया जाए, बल्कि उनका पुनः शोधन करके अपद्रव्यों से युक्त करके ही जल को भूगर्भ जल में डाला जाए। अपद्रव्यों से मुक्त करके ही जल को भूगर्भ में डाला जाए। चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि धुआं नीचे ना आ जाए। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का कटान निषिद्ध हो। अब हम लोग जो है प्रश्नों को करेंगे। कोलाहल का कारण नहीं है, तो सभी को पता है इंसान है, ध्वनि यंत्र हैं, वाहन हैं, लेकिन पशु पक्षी जो हैं वो कोलाहल का कारण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करा है, वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय है चिमनी में ही गैसें अवशोषित हो जाएं। ठीक है, जो विषैली गैसें हैं उसको चिमनी में ही अवशोषित कर लिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव क्या है। सबके लिए हानिकारक होता है, केवल मनुष्य को नहीं, केवल पौधों को नहीं, सबके लिए हानिकारक नहीं होता, गलत है, सबके लिए हानिकारक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय क्या है। पुनः शोधन। क्या किया जाए, ये देखिए एक शब्द आया है यहाँ, पुनः शोधन करके अपद्रव्यों से मुक्त करके ही जल को भूगर्भ जल में डाला जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 देखते हैं 95 क्या कह रहा है। चलिए, चिमनी इतनी ऊंची हो कि धुआं नीचे ना आ सके। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गद्यांश की मुख्य चिंता क्या है। तो गद्यांश की जो मुख्य चिंता है आपको बताना है वो प्रदूषण है। क्या है, प्रदूषण है। वो चाहे जो प्रदूषण हो, ध्वनि हो, वायु है, जल हो। व्यवस्थित का विग्रह क्या है आपको बताना है। तो व्यवस्थित का विग्रह है व्यवस्थाधनित कहलाता है, व्यवस्थित। अगला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा विशेषण और विशेष्य का इनमें से उदाहरण नहीं है, आप सभी को जल्दी से बताना है। तो शोर शराबा विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चिंतित में कौन सा प्रत्यय है। सभी को पता है पासे प्रत्यय, पासे पीछे, और ये शब्द के पीछे लगता है, तो चिंतित क्या हो जाएगा आपको बताना है।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। तो इत प्रत्यय है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पद्यांश की। पद्यांश का मतलब कविता होता है। आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है, हे भाइयों सोए बहुत अब तो उठो जागो अहो, देखा जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो, कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर ना हो चुके, अब भी सजग होगे न क्या सर्वस्व तो ही खो चुके, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बलवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। जो निरर्थक दिन बिता रहे हैं उन्हें क्या बताया गया है? आप सभी को जवाब देना है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो मृतक समान बताया गया है। अगला कह रहा है, कविता का प्रेरणा स्वर क्या है? कर्मशीलता और सजगता। अगला कह रहा है कि कवि ने मनुष्य के किस महत्वपूर्ण गुण की ओर संकेत किया है? वीरता पूर्वक कठिनाइयों से सामना करने की ओर संकेत किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है, उठो जागो प्रतीक है, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने का प्रतीक है। अगला कह रहा है, संसार को कहकर संबोधित किया है। तो संसार को क्या कहकर संबोधित किया है? तो एक युद्ध क्षेत्र कहकर संबोधित किया है। अगला कह रहा है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? आपको बताना है। तो आलस्य शब्द जो है वो समूह से भिन्न है। 105 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? पहला आलस्य। आलसी, सजग, वीर, आलस्य, इनमें भिन्न क्या है? आलस्य जो है वो आपका भिन्न है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों की भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? 106 का राइट जवाब देना है। क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। सहज लेखन और वाचन के बहुविधक तरीकों से। अगला क्वेश्चन है, अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे? व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं व्याख्या नहीं करनी है आपको। स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। ठीक है, यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना गलत है। व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन करना, वर्णन आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 108। 108 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। कह रहा है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। 108 कह रहा कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन करना गलत है। सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 कह रहा है, अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं। गलतियों के प्रतिरूपों को पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं, उनका स्पष्टीकरण देते हैं। किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला कह रहा है, शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? 110 का राइट जवाब देना है। तो शिक्षार्थी के रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, ये तीसरा आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। 111 पर चलते हैं। व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? आप सभी को बताना है। तो व्याकरण के जो कार्य हैं वो संदर्भ के अनुसार होने चाहिए।
112 क्या कह रहा है? 112 कह रहा है अधिगम के बारे में कौन सा सही है? तो सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों के भाषाई निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? 113 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। 114 क्या कह रहा है? कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो 114 का राइट जवाब हो जाएगा यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। तो ठीक है, यह विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। निगेटिव आपसे पूछा है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, तो सही है, तो गलत हो जाएगा। चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, ये वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 115 कह रहा है कि एक शिक्षार्थी अपने पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है, यह किससे मेल खाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बोधगम्य निवेश से ये मेल खाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता हो गया होगा 115 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 116 की, और 116 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे? 116 का राइट जवाब देना है भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। 117 कह रहा है कि भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना। 118 कह रहा वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सके। इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह, सामान्य लेआउट शामिल है। ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका प्रतिलेखन कहलाएगा। बात करते हैं 119 की। 119 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 119 कह रहा है साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? आपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा है कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहेंगे, गलत है। सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे सामूहिक रूप से दोहराने के लिए ना कहना, ये भी गलत है। पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, ये भी गलत है। पाठ्य प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसा पढ़ा जाए, अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए, बिल्कुल चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 120 कह रहा है एक अध्यापिका संज्ञा समझने के लिए पहले उदाहरण देती है और फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? आप सभी को 120 का राइट जवाब देना है आगमनात्मक विधि कहलाती है। तो इसी के साथ आपका हिंदी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस हिंदी सेशन में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर आप सभी को सुझाव अवश्य दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।